हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आउटडोर वीडियो बनाने के पश्चात आज हम लोग इंडोर वीडियो बना रहे हैं और ये लगातार क्रम चलता रहेगा। बीच बीच में आउटडोर भी चलता रहेगा। जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, भौगोलिक जो भी चीज़ें हैं, उनके संदर्भ में आपके पास लाइव कवरेज जाता रहेगा। तो आज हम लोग इंडोर वीडियो बना रहे हैं और ये जितने भी सब एडवाइस होगा वो सब चलता रहेगा। तो आज रिवर सिस्टम के अंतर्गत आज गंगा रिवर सिस्टम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आज एक बहुत बृहद स्तर पे कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जितने भी छोटे लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं या फिर सिविल एग्ज़ाम होते हैं, दोनों में जो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है उसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो इसके संदर्भ में बहुत कन्फ्यूज़न है। गंगा का उद्गम स्थल ज़्यादातर मतलब जो छोटे एग्ज़ाम में तो चल जाता है, गंगोत्री है, लेकिन बड़े एग्ज़ामों में नहीं चलता। उसके फिर एक फीचर को समझना होगा कि गंगा का उद्गम कैसे है, कहाँ से है, किस रूप में है, भूगोल के परिभाषा के अनुसार क्या क्या नदियों के नाम कैसे परिवर्तित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि जितने भी रिवर सिस्टम है, जो भारत का रिवर सिस्टम, उसका फीचर समझना होगा। तो जो हिमालय की जो नदियां हैं, इसलिए लाइव कवरेज भी हम लगातार आपको दिखाए जल प्रवाह के संदर्भ में। जैसा आप जानते हैं कि नदियों का उद्गम स्थल जो है, जैसे पूरे भारत की नदियों को सिस्टम डिवाइड किया गया है, उसका अलग अलग वीडियो आपके पास 1-2 जा चुका है और अलग से भी जाएगा। कि जैसा आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तो पहले पूरे भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इस तरह से हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ, उनका जल स्रोत ग्लेशियर होता है और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी पहाड़ी या चोटी से उनका उद्गम स्रोत होता है। जैसे आपने इसके पहले लाइव कवरेज में आपको दिखाया, झरना है, कहीं से वाटरफॉल है, वही आगे चल कर के नदी का रूप धारण कर लेता है। तो दोनों के रिवर सिस्टम को समझना होगा, दोनों में अंतर पाया जाता है। तो आज हम लोग हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी जो है, उसका उद्गम क्या है, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सबक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि जो ज़्यादातर नदियाँ जो निकली हैं हिमालय से, वो सब उनका स्रोत ग्लेशियर है। तो कुछ चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। जैसे उत्तराखंड से गंगा जी निकली हैं, तो पहले उत्तराखंड के बारे में संक्षेप में जानेंगे। उत्तराखंड राज्य जो निर्मित हुआ है सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना है। जैसा आप जानते हैं, जब भी कोई राज्य डिवाइड होता है तो उसके संदर्भ में वहाँ के जन आंदोलन होता है। तो उत्तराखंड के निवासियों के द्वारा लंबे अरसे तक जन आंदोलन करने के पश्चात उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो सन 2000 में इसका निर्माण हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जानना आपको ज़रूरी है कि उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था, भारत से उत्तर प्रदेश राज्य से कब हुआ, अलग हुआ था। तो सन 2000 में अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बना था। इसके पहले इसका नाम उत्तरांचल था, यानी उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप जानते रहें कि विभाजन के पहले इसका नाम उत्तरांचल था और विभाजन के पश्चात इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। अगले स्टेप में चलेंगे। जो गंगा जी का उद्गम है, ये उद्गम किससे स्रोत, इसका स्रोत क्या है, ग्लेशियर। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से समझते चलेंगे बहुत सरल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। कि जो हिमालय की जो नदियां हैं, उनका जल स्रोत क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर मीन्स हिमानी, जिसे हिमानी भी कहा जाता है। अब ये ग्लेशियर निर्मित कैसे होता है, तो एक सामान्य नियम है कि धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो इस तरह से ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है और इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आने के पश्चात हिमालय पे स्थिति कंडीशन क्या बनती है, जो हवाएं होती हैं वो नम हो जाती हैं, यानी हवाओं में नमी आ जाती है। और यही हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं, यानी वायु जो है नमी युक्त होती है और नमी युक्त वायु जब पहाड़ों से टकराती है तो ग्लेशियर का निर्माण करती है। तो स्टेप बाय स्टेप क्रम से समझेंगे, पूरा फंक्शन समझेंगे कि यानी 165 मीटर की ऊंचाई पे जब तापमान में कमी आ जाती है तो हवाओं में नमी आ जाती है और जब हवाओं में नमी आ जाती है तो यही हवाएं, नमी युक्त हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो ये ग्लेशियर का निर्माण करती हैं। अब ग्लेशियर का निर्माण हो गया, तो ग्लेशियर के निर्माण हो जाने के पश्चात आपने देखा होगा कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी क्यों आती है, एक अलग टॉपिक है, इसका अलग वीडियो बनना चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं, ग्लेशियर जब तापमान में, हमारे आसपास का वातावरण गर्म है, तापमान गर्म क्यों होता है, जैसे घर है, मकान है, आसपास पत्थर है, चट्टानें हैं, जब उनका तापमान जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो जैसे पत्थर है, चट्टानें हैं, जब गर्म हो जाएंगी तो उसके संपर्क में जो हवाएं आएंगी वो भी गर्म होंगी, जो पहाड़ होगा वो भी गर्म होगा। तो चारों तरफ का वातावरण गर्म हो जाता है और जब वातावरण गर्म हो जाता है तो क्या होता है, बर्फ़ पिघलता है, यानी ग्लेशियर पिघलता है। तो वातावरण के गर्म होने के बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ये भी एक फैक्टर है। बहुत सारा फैक्टर है, उसको अलग से समझना होगा। केवल आप इतना समझें कि वातावरण में जब गर्मी आ जाती है आसपास,
तो हमारे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं उसके सतह से, तो उसी सतह से जो है यह नदियों का निर्माण होता है। तो इस तरह से सिस्टम आप क्रमबद्ध तरीके से समझें कि ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है, नदियों का निर्माण होता है, और हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो जल स्रोत होता है वो ग्लेशियर होता है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आप समझेंगे कि इस तरह से ग्लेशियर निर्माण कैसे हुआ उसको आपने समझा, उसके फंक्शन को समझा, तापमान में कमी कितने कितने मीटर की ऊंचाई पे आती है उसको आपने समझा, नदियों का जो हिमालय की जो नदियां हैं उनका उद्गम का स्रोत क्या है, ग्लेशियर है, ये भी आपने समझा। अब हम लोग अगले स्टेप में आगे चलते हैं। गंगा जो रिवर है, गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल कैसे है। तो ज़्यादातर आपने किताबों में पढ़ा कि गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। तो यानी इस तरह से गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं हुआ, उसके पहले अन्य नदियाँ हैं। गंगा नदी वहाँ से स्टार्ट नहीं होती, पूरा फंक्शन आपको समझना होगा, तब आपके मन में जो एक भ्रामक कह सकते हैं कि कमियां हैं या उसके विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं है वो आज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पर हमने आपको बहुत सारी चीज़ों को आज समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आप किस तरह से गंगा नदी आगे उनका नाम कैसे पड़ता है। उद्गम स्थल दूसरे नदियों का है, गंगोत्री का जो उद्गम स्थल है वो दूसरी नदी का है, गंगा का नहीं है। गंगा आगे चल के उसका नाम पड़ता है, पहले दो नदियों का दूसरा नाम होता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम हम लोग मानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, उसको आज क्लियर हो जाएगा, और उसको आप आज से आप छोटे एग्जामों में तो चल जाएगा, लेकिन बड़े परीक्षाओं में ये इस चीज़ को नहीं माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गंगा नदी का उद्गम फीचर क्या क्या है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग है 2 नदियाँ हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मानचित्र में जिस तरह से आपको दिखाया गया है यहाँ पे, और आगे किस तरह से आपको बनाया गया है ब्लैक बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 2 नदियाँ यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जैसे 2 नदियों का जो मिलन होता है उसको प्रयाग बोलते हैं, यानी 2 नदियों का जो मिलन स्थल होता है उसे प्रयाग बोला जाता है, या फिर हम लोग संगम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब वो शब्द आएगा, तो इसलिए पहले से ही आप समझ लें। क्लियर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इधर का फीचर समझेंगे, फिर इधर का समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 नदी हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर जैसा आपको दिख रहा है 2 नदियाँ हैं, एक तरफ इधर से धौली गंगा और एक तरफ से विष्णु गंगा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बद्रीनाथ में सतपथ हिमानी है, हिमानी मीन्स ग्लेशियर होता है। तो सतपथ एक हिमानी है, ग्लेशियर है, और कहाँ पे है, बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ से विष्णु गंगा एक नदी है वो प्रवाहित हो रही है। दूसरी तरफ से धौली गंगा है, ये दिख रहे हैं आपको ब्लैक से। तो इधर ब्लू से, ये जो ब्लू से बना हुआ है ये विष्णु गंगा है, और ब्लैक से जो बना हुआ है वो धौली गंगा है। तो 2 नदियाँ प्रवाहित होकर के दोनों आकर के एक जगह पे मिल रही हैं, जहाँ पे मिलती हैं उसी को प्रयाग बोला जाता है। तो आप इन चीज़ों को जानते रहें। प्रयाग मीन्स यहाँ पे क्या है, संगम। जैसे हम लोग संगम बोलते हैं, 2 नदियों के मिलन स्थल को संगम बोला जाता है, वैसे यहाँ पे 2 नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विष्णु गंगा जो बद्रीनाथ के सतपथ हिमानी से निकली है, तो इस तरह से इधर से विष्णु गंगा और एक साइड से धौली गंगा आकर के यहाँ पे मिल रही हैं। तो दोनों के मिलन स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चल के हम विस्तार से बताएंगे कि 2 नदियों का जो मिलन स्थल होता है उसे प्रयाग बोला जाता है। और कहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है, विष्णु प्रयाग में। किसका मिलन हो रहा है, विष्णु गंगा का और धौली गंगा का। अब 2 नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग बोला जाता है, तो इस स्थल का नाम दिया गया विष्णु प्रयाग। अब इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखेंगे। तो विष्णु गंगा में जो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम हो जाता है। अब आगे एक चीज़ समझेंगे, आपको एक चीज़ और समझना होगा बहुत सरल तरीके से। जब 2 नदियों का गहराई बराबर होती है तो उसके पश्चात दोनों के मिलन स्थल के पश्चात जो आगे नदी बढ़ेगी उसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे, विष्णु गंगा इधर से आई, धौली गंगा यहाँ से आई, और दोनों का मिलन होता है विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिलने के पश्चात चूँकि दोनों नदियों की गहराई इक्वल है, इसलिए भूगोल के हिसाब से एक थियोरी, एक सिस्टम बनाया गया है कि जब 2 नदियों का गहराई बराबर हो जाती है तो उसके पश्चात जो नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम बदल दिया जाता है भूगोल के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि धौली गंगा और विष्णु गंगा की गहराई बराबर है, तो जो नदी आगे बढ़ी उसका नाम बदल दिया गया। तो उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, अलकनंदा। यानी कि 2 नदियों की गहराई इक्वल हो गई, तो इसलिए उस नदी का नाम चेंज कर दिया जाएगा भूगोल के हिसाब से। तो यहाँ पे भी नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, अलकनंदा। अब फिर ये नदी आगे बढ़ती है इन दोनों को छोड़ के, चूँकि नाम चेंज हो जाता है। अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर इधर से एक नंदाकिनी नदी आती है।
नंदाकिनी नदी का संगम हो जाता है यहाँ पे, और जहाँ पे संगम होता है इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। हमने पहले भी बताया आपको कि दो नदियों का मिलन जहाँ पे होगा उसे प्रयाग बोलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको लन रखना है कि नंदाकिनी नदी और यहाँ पे अलकनंदा जो रेड से आगे बढ़ रही है, तो दोनों का संगम कहाँ पे होता है, दोनों का संगम नंद प्रयाग में होता है। और इस तरह से फिर से इस सिस्टम को समझना होगा कि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है और नंदाकिनी नदी की गहराई कम है। तो यहाँ पे भी एक नया फार्मूला आपको लर्न रखना होगा। जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उसका नाम आगे बढ़ता जाएगा, जिस नदी की गहराई कम होती है उसका नाम वहीं पे क्लोज हो जाएगा, यानी उसका नाम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि नंदाकिनी नदी जो यहाँ पे नंद प्रयाग में संगम हो रहा है, नंदाकिनी नदी की गहराई कम है, इसलिए किसका नाम चलेगा, अलकनंदा का नाम चलेगा, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा है। तो फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है और अलकनंदा आगे बढ़ते हुए फिर से एक पिंडार नदी आगे मिलती है। पिंडार नदी यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, इस जगह पे दोनों का संगम होता है, अलकनंदा और पिंडार नदी का। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जहाँ पे संगम होता है उसी को बोलते हैं कर्णप्रयाग। इस प्लेस का नाम क्या है, कर्णप्रयाग। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्णप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है और पिंडार नदी की गहराई कम है, इसलिए किसकी गहराई अधिक है, अलकनंदा की, इसलिए इसी का नाम फिर से आगे बढ़ेगा। तो फिर अलकनंदा आगे बढ़ गई कर्णप्रयाग से होते हुए, फिर आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तक आ गई। फिर केदारनाथ, यहाँ पे केदारनाथ है और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकली है और ये मंदाकिनी नदी फिर यहाँ पे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, दो नदियाँ मिल जाती हैं। तो इन दोनों के मिलने के संगम को क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। जहाँ पे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिल रही हैं उस प्लेस को क्या नाम दिया गया, रुद्रप्रयाग। तो इस तरह से यहाँ पे चूँकि मंदाकिनी नदी की गहराई कम है, अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, इसलिए अलकनंदा की ही नाम आगे चलेगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हुए अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक सिस्टम आपने सीख लिया कि किस तरह से जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगी उसी का नाम आगे चलेगा, जिस नदी की गहराई कम होगी उसका नाम वहीं पे जहाँ पे संगम होगा वहीं उसका नाम खत्म हो जाएगा, और जिसकी गहराई ज़्यादा होगी वो नदी आगे वही नाम से आगे बढ़ती जाएगी। डियर स्टूडेंट, इधर का पूरा सिस्टम आपने समझ लिया। फिर आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चूँकि अलकनंदा आगे बढ़ रही है, अब यहाँ तक आपने समझ लिया किस तरह से इतनी सारी सहायक नदियाँ किस तरह से अलकनंदा से मिली, और अलकनंदा की गहराई चूँकि ज़्यादा है इसलिए अलकनंदा का ही नाम आगे चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे उत्तरकाशी, यहाँ पे एक गंगोत्री ग्लेशियर है। ज़्यादातर उत्तराखंड के निवासी जो हैं इसे ही गंगा मानते हैं, क्योंकि इसको गंगा नदी की सहायक नदी मानते हैं। जबकि आपको एक्चुअल में देखना होगा कि गंगा नदी अभी नाम ये भी गंगा नदी नहीं है, यहाँ पे भी अभी गंगा नदी नाम नहीं आया, अभी अलकनंदा चल रहा है। अभी आप समझेंगे कि जो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, तो गंगा नदी का उद्गम है ही नहीं यहाँ से, गंगोत्री से। तो आप पूरा फीचर समझ जाएंगे तब आपका शंका का समाधान हो जाएगा। अभी गंगा का नाम नहीं आया, अभी अलकनंदा ही चल रहा है। अब यहाँ पे उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है, यानी कौन सा, उसका नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है क्या नाम उसका है, भागीरथी नदी निकल रही है। तो भागीरथी उत्तरकाशी से चली और यहाँ पे एक छोटी सी नदी है भिलांगना, और ये यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों। तो इस तरह से भिलांगना नदी जो यहाँ पे दोनों मिले, फिर ये भागीरथी आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो इस जगह पे आकर के किससे मिलती है, अलकनंदा से। यानी भागीरथी की चूँकि भिलांगना की गहराई कम है इसलिए किसका नाम आगे चलेगा, भागीरथी का चलेगा। आपने पहले ही हमने आपको बता दिया भूगोल का एक सिस्टम होता है, जिस नदी की गहराई कम होती है और जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है, तो दोनों के मिलन के पश्चात जिसकी गहराई ज़्यादा होगी उसी का नाम आगे चलेगा। तो यहाँ पर चूँकि भागीरथी की गहराई ज़्यादा है इसलिए संगम होने के पश्चात इस नदी की गहराई अधिक है, इसलिए इसी का नाम चलेगा। तो भागीरथी कहाँ पे मिलती है, आके अलकनंदा से मिल जाती है, और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे दोनों का संगम होता है उस प्लेस को बोलते हैं देवप्रयाग। तो यहाँ पे भी संगम हो रहा है दोनों नदियों का मेन, इसलिए इसका नाम दिया गया देवप्रयाग। अब चूँकि ये भी ध्यान देंगे, भागीरथी नदी की गहराई कम है और अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो किसका नाम चलेगा, अलकनंदा के। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक्चुअल में है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी दोनों की गहराई सेम हो जाती है।
स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जब दो नदियों की गहराई सेम हो जाती है तब नदी का नाम क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो यही आपको समझने की बात है, यही आपका महत्वपूर्ण बिंदु है कि चूँकि अलकनंदा और भागीरथी की गहराई बराबर है इसलिए नाम दोनों का चेंज होगा। और दोनों मिलन स्थल कहाँ पे है, देवप्रयाग में है। तो देवप्रयाग में दोनों नदियाँ जब मिल जा रही हैं दोनों का संगम हो रहा है, तो चूँकि नदी का नाम चेंज होगा, तो जब नदी का नाम चेंज होगा तो उसका नाम रखा गया गंगा। अब आप कल्पना करिए कि गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, देवप्रयाग से, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं गंगोत्री से निकल रही हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कितनी सहायक नदियाँ हैं और यहाँ से किस तरह से भागीरथी आगे बढ़ रही है, देवप्रयाग में मिल रही है। तो देवप्रयाग में दोनों नदियों के मिलने के पश्चात नदी का नाम चूँकि चेंज हो जाएगा, दोनों नदियाँ गहराई एक जैसी हो जाएगी, इक्वल है दोनों की, यानी अलकनंदा की और भागीरथी की गहराई इक्वल हो जाने पे भूगोल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से सिस्टम बनाया गया है कि जो नदी जब इक्वल हो जाएगी तो उस नदी का नाम बदल दिया जाएगा। तो चूँकि दोनों का देवप्रयाग में संगम हो जाता है इसलिए इस नदी का नाम बदल करके क्या नाम दिया गया, गंगा। तो आप समझ गए होंगे पूरा सिस्टम समझने के पश्चात गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो गंगा का नाम स्टार्टिंग जो हुआ है देवप्रयाग से हुआ है, जो आप किताबों में पढ़ते हैं कि गंगोत्री से हुआ है, गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। तो यानी इतनी नदियों का जाल है, इतनी नदियों का तंत्र है और यहाँ से इस गंगा नदी का जो स्टार्टिंग है वो देवप्रयाग से शुरू हो रहा है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी का उद्गम बड़ी परीक्षाओं में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप फंक्शन समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा गंगा नदी कहाँ से निकली हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे हमने इसी को स्टार्टिंग में बताया था, विष्णु गंगा व धौली गंगा का विष्णुप्रयाग में संगम होता है, दोनों नदियों की गहराई बराबर हो जाती है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर आपको समझाया था कि दो नदियों की गहराई जब बराबर हो जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये एक सिस्टम आपको समझना होगा, इस थ्योरी को समझना होगा, भूगोल का ये सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा संगम देवप्रयाग में होता है, दोनों नदियों की गहराई बराबर होने पे देवप्रयाग संगम के पश्चात नदी का नाम गंगा रख दिया जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं गंगा नदी हम लोग सोचते हैं ग्लेशियर से निकली है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम होने के पश्चात तब जाके गंगा नदी का नाम पड़ता है। यानी गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ना कि ग्लेशियर से स्टार्ट हो रही हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। नेक्स्ट है भागीरथी और भिलांगना के संगम पर टिहरी बांध परियोजना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से भागीरथी नदी है और इधर से भिलांगना नदी है। तो यहाँ पे दोनों के संगम हो रहा है और यहीं पे क्या बनाया गया है, टिहरी बांध परियोजना स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे भिलांगना और भागीरथी दोनों मिल रही हैं वहीं पे टिहरी बांध परियोजना स्थापित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दिए हैं, बहुत ही सरल तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। आगे हम लोग नेक्स्ट पे रिवर सिस्टम को विस्तार से बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।